नमस्कार। बात करेंगे हर्निया की। हर्निया क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है और इसका क्या है न्यूरोथेरेपी उपचार। हर्निया के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। हर्निया एक ऐसा रोग है जो सामान्यतः शरीर में बहुत ज्यादा संकट पैदा नहीं करता, लेकिन अपनी उपस्थिति हर समय दिखाता रहता है। शरीर के अंदर क्या होता है, हर्निया आखिर क्या होता है? तो शरीर के अंदर जो हमारे मसल्स हैं, मांसपेशियां या हमारे जो टिश्यू हैं, उनके अंदर लूजपन आ जाता है। जब वो लूज हो जाते हैं या जब ढीले हो जाते हैं किसी कारण से, तो उसमें छेद हो जाता है। तो शरीर के अंदर के ऑर्गन उस छेद में से जब बाहर निकलने लगते हैं, यही हर्निया होता है। हर्निया का मतलब खिसकना, हर्निएशन, खिसकना। तो मांसपेशियां लूज हुई, अंदर का ऑर्गन बाहर निकला, यही हर्निया होता है। और इसी हर्निया को किस जगह का हर्निया है, उसी के हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे इंग्विनल हर्निया, ये कॉमन हर्निया होता है, इंग्विनल हर्निया। अब ये इंग्विनल हर्निया नॉर्मली हमारा जो स्टमक है, इससे नीचे के एरिया में जब हम खाना खाते हैं, भारीपन होता है, तो इंटेस्टाइन में कुछ और ऐसा हो जाता है, तो नाभि से नीचे की तरफ हमारी जंघाओं के पास वाला एरिया, ज्यादातर आपने देखा होगा, यहां पर फूल जाता है, बाहर निकल आती है। तो इसको इंग्विनल हर्निया कहते हैं। अंडकोश में जो पुरुष हैं, उनके अंडकोश में आते इंटेस्टाइन उतर जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन ही एक ऐसी है जो पतली पाइप जैसी है और उनके ऊपर एक आवरण होता है, झिल्ली होती है, फिर मांसपेशियां होती हैं। उन झिल्लियों में जब हल्का लूजपन हो जाता है तो वो बाहर निकलकर बाहर की परत दिखने में लग जाती है, उभार आ जाता है। इसी तरह से दूसरा होता है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया क्या है? जो हमारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम लंग्स को सांस लेने में और छोड़ने में सपोर्ट करता है। डायाफ्राम भी एक तरह से मांसपेशी है, लेकिन जब ये डायाफ्राम किसी जगह लूज हो जाता है तो अंदर का कोई भी पार्ट, इंटेस्टाइन, स्टमक, कुछ भी, उसको प्रेशर देने लगता है। और प्रेशर जब देने लगता है तो वो अपनी जगह से बाहर जगह देता है और वो अंग बाहर निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है तब उसको हर्निया कह देते हैं। इसी तरह तीसरा है अम्बिलिकल हर्निया। इसको हम नाभि के आसपास की बात करते हैं। ये हर्निया ज्यादातर बच्चों में होता है। वैसे तो बच्चा जब पैदा होता है तो क्योंकि उसकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, उसकी मूवमेंट कम होती है, अपने आप ही अम्बिलिकल हर्निया थोड़े समय के बाद ठीक हो जाता है। और आपने देखा होगा, नाभि का जो एरिया होता है ये बाहर फूला हुआ रहता है। यह नाभि का एरिया है, बच्चों की नाभि बाहर बहुत बार फूली हुई रहती है, क्योंकि इंटेस्टाइन का थोड़ा प्रेशर होता है और वो प्रेशर से इंटेस्टाइन बाहर निकल आती है। लेकिन समय रहते रहते जब वो एक्सरसाइज करता है, जब एक्सरसाइज का मतलब जो भी अपने काम कर रहा होता है, कभी पैर उठा रहा होता है, घंटों घंटों टांगा उठा करके वो रहता है, घंटों घंटे गर्दन उठाए रहता है, वो तो टांगे उठा करके पड़ा रहता है, तो पेट की मांसपेशियों को मजबूत कर लेता है और वो समय रहते रहते हर्निया ठीक हो जाता है। तो अम्बिलिकल हर्निया। इसी प्रकार से चौथा हर्निया होता है इनसीजनल हर्निया। ये होता है सामान्यतः ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन स्टमक का किया था, काटपीट की थी, उसके बाद में उसको सिल दिया। सिलने के बाद में व्यक्ति ने सावधानी नहीं रखी, मूवमेंट करना शुरू कर दी, तो जहां कट हुआ था वहां मांसपेशी कमजोर थी, वो मजबूत नहीं हुई थी, और वो कमजोर होने के कारण उसमें छेद हो गया और अंदर का कोई भी अंग बाहर निकलना शुरू हो गया। इंसिजनल हर्निया हो जाता है। फिर एक होता है स्पोर्ट्स हर्निया। स्पोर्ट्स हर्निया क्या होता है? जब खिलाड़ी खेलते हैं तो ध्यान रही होती है, लात मारना, पैर मारना, जंप लगना, कुछ भी करना, तो इंजरी हो जाती है हमारे पर्टिकुलर इस एरिया में, कहीं भी इंटेस्टाइन जहां मसल्स लूज हैं, वो मांसपेशी इंजरी होने के कारण से वो लूज हो गई, उसकी झिल्ली फट गई, झिल्ली फटने से अंदर का पार्ट बाहर निकल गया। तो इस तरह से ऐसे ये हर्निया के नाम दे दिए गए हैं। अब हर्निया के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, जरा इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हर्निया का सामान्यतः लक्षण है उभार आना। ये स्टमक पर इस एरिया में आ सकता है। अगर हाइटस हर्निया है तो कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत बार नहीं दिखाई देता।
इंग्विनल हर्निया है तो यहां पर इंटेस्टाइन अंडकोश के पास में दिखाई देगी, जंघाओं के मूल में दिखाई देगी, लोअर एब्डोमेन में दिखाई देगी। अम्बिलिकल हर्निया है तो नाभि के आसपास का एरिया वो सूजा होगा। इंसिजनल हर्निया है तो वो कहीं भी जहां सर्जरी हो उसको ध्यान में आ जाएगा, या चोट लगी है तो उस जगह पर हर्निया उस प्रकार के, तो उभार होना एक पार्ट होता है। दूसरा होता है नॉर्मली इसके सिम्टम्स तब आते हैं जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। शुरुआत में खड़े हो गए, चल रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तब प्रेशर आता है, तब वो मांसपेशी में से बाहर निकलता है। जैसे हम स्लो हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो वो अपनी जगह शांत हो जाता है। या हमने ज्यादा खाना खा लिया, ज्यादा खाना खा लिया तो पेट में प्रेशर आया, पेट में प्रेशर आया तो वो, या ज्यादा पानी पी लिया तो भी ये निकल जाता है, बाहर निकलने लगते हैं। सामान्यतः ये कोई कष्ट नहीं देते, कभी कोई दर्द हो सकता है। जब एक्यूट कंडीशन होती है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इन जनरल ये बहुत दिक्कत देते नहीं है, इसलिए लोग अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन इंग्विनल हर्निया या हाइटस हर्निया दिक्कत दे सकता है, या कोई भी हर्निया दिक्कत दे सकता है जब वो लगातार लगातार बढ़ता रहेगा। क्यों? अपनी जगह से हिलेगा तो अपना काम रोकेगा, वहां का सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो दर्द का कारण बनेगा, वहां की रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। फिर पर्टिकुलर किसी दूसरी जगह को प्रेशर दे रहा है, हार्ट को प्रेशर दे रहा है, लंग्स को प्रेशर दे रहा है, स्टमक को प्रेशर दे रहा है, तो वोमिट आना शुरू हो जाएंगी, उल्टी आना शुरू हो जाएंगी, नोजिया रहेगा, जी मिचलाएगा, भूख नहीं लगेगी, एसिडिटी आएगी, ऐसे अनेक सारे सिम्टम्स वहां से निकल कर आ जाएंगे। नीचे की तरफ जो निकल करके चला गया है तो उसमें अंडकोश के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, दर्द का कारण बन सकता है, इनफर्टिलिटी के कारण भी बन सकता है। तो ऐसे अनेक सारे कारण इसके बन जाते हैं, तो यही सिम्टम्स नॉर्मली आते हैं। अब हर्निया आता क्यों है, कारण क्या है, आखिर क्यों आ गया, क्यों मसल्स लूज हो गई, ऐसी तो होती नहीं है। तो जो स्पोर्ट्स हर्निया है, जो चोट लगने से हर्निया है, वो तो चोट लग गई इसीलिए हो गया। लेकिन अन्य सारे हर्नियों में आज बहुत महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, ऐसा कारण बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर हर्निया होते क्यों हैं? बच्चों को हर्निया होते हैं, ज्यादातर इंग्विनल हर्निया है वो बच्चों को होता है। अब हर्निया और हाइड्रोसिल दोनों एक जैसे नजर आ रहे होते हैं, बहुत बार इंटेस्टाइन हाइड्रोसिल में उतर जाती है तो पता नहीं चल रहा होता है कि इंटेस्टाइन उतर गई है या पानी भर गया है। ये उसके परीक्षण है, परीक्षण के अंदर डायग्नोसिस में आता है। यहां मैं बता देता हूं कि अगर ऐसे पकड़कर टॉर्च लगाई, टॉर्च लगाने से उसका रंग ही बता देता है कि कौन सा हर्निया है। तो उनमें से ज्यादातर होता है बच्चा जब पैदा होता है तब उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसको काटते हैं तो थोड़े समय स्टमक नाभि का एरिया है वो थोड़ा रहता ही है। छोटी नर्स की, डॉक्टर की गलती के कारण से भी ऐसा रह जाता है, जो पूरी प्रक्रिया करनी चाहिए बहुत बार नहीं करते तब वो ऐसा रह जाता है, लेकिन समय रहते रहते ठीक हो जाता है। पर ऐसे में उस बच्चे की जब नीचे इंटेस्टाइन उतर जाती है वो समस्या कारण हो जाती है। लेकिन वो भी अगर लंगोट पहना और बाकी कुछ सावधानी रखी, थोड़े समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। कभी कभी गलत बच्चे को उठाने से भी हर्निया हो जाता है। एक हाथ से पकड़ के उठा लेते ना बाजू को, एक हाथ ऐसे बाजू पकड़ी और उठा ली, या उंगली पकड़ी उठा ली, कभी नहीं उठाना चाहिए। दोनों हाथों से बच्चों को उठाना चाहिए। एक अकेले से उठाने से कोई भी मांसपेशी खिंच जाएगी, वो लूज हो जाएगी और ऑर्गन बाहर निकल जाएगा, हर्निया का कारण बन जाएगा। ऐसा ज्यादातर बनता है हर्निया का कारण। तो बचपन मेन कारण होता है हर्निया का। दूसरा होता है माता बहनों के अंदर जब उनको डिलीवरी हो गई होती है तब, क्योंकि डिलीवरी के समय बच्चा पेट में है, अब डिलीवरी हो रही है तो बच्चा बाहर निकल गया, मांसपेशियां लूज हो गई हैं। ऐसे में अगर वो माताएं, वो बहनें सावधानी नहीं रखती हैं, तुरंत मूवमेंट कर लेती हैं, तो कहीं पर्टिकुलर एरिया की मांसपेशी लूज रह जाती है, और लूज रहने के कारण से देखा होगा माताओं का पेट बड़ा हो जाता है बच्चे होने के बाद। अगर उन्होंने अगले 12-15 दिन सावधानी रख ली, मूवमेंट कम कर ली, पेट को बांध लिया, तब वो हर्निया नहीं होगा। फिर माता बहनों के अलावा भी और क्या होता है, तब ज्यादा होता है ज्यादा प्रेशर मारना। लेकिन इसमें ज्यादा बड़ा कारण है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। जब लोगों को अधिक कॉन्स्टिपेशन होता है तब जो आंत है, इंटेस्टाइन है, उसमें रुकावट होती है, उसमें प्रेशर होने लगते हैं, खा लिया, लेटरिन साफ नहीं हुई, तब मल भर जाता है, भर जाता है तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है तो वहां से हर्निएशन हो जाता है, हर्निया हो जाता है। एसिडिटी का होना, एसिडिटी के कारण भी हो जाता है। और जैसा मैंने पहले आपको बोला, सर्जरी
ऑपरेशन के बाद भी अगर सावधानी नहीं रखी तब भी ऐसा हो जाता है। लेकिन ज्यादा धक्का मारना, ज्यादा जोर से खींचना, सडन प्रेशर देना, जोर अधिक लगाना, ऊंचे से जंप मार देना, ऐसी अचानक प्रेशर वाली चीजें और मसल्स कमजोर हैं, मांसपेशियां कमजोर हैं, हर्निया का कारण बन जाती है। अब ये कारण बन गया, लक्षण मैंने बता दिए। अब हर्निया का समाधान क्या है? क्या सर्जरी ही समाधान है? तो मैं यहां आपको बात करूंगा, सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन बड़ा कारण जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बढ़ती उम्र में हर्निया आया क्यों? समझ में आता है, बच्चे को हर्निया था वहां तो समझ में आता है, बढ़ती उम्र में हर्निया क्यों आया? तो बढ़ती उम्र के अंदर हर्निया आता है, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने से मांसपेशियां लूज हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ये जो पेट बाहर निकलता है ना, ये भी तो हर्निया का एक रूप ही है। क्यों? मांसपेशियां कमजोर होगी, इंटेस्टाइन अपनी जगह से निकल के बाहर आने लगी, तब वो पेट बढ़ गया। बाकी जगह क्यों नहीं बढ़ रहा है? साइड में क्यों नहीं निकल रहा है? तो पेट बढ़ गया। मतलब इसको हम हर्निया का नाम नहीं देते, लेकिन ये भी तो एक उसी तरह का है। तब बढ़ती उम्र के अंदर ये सारी चीजें होती है, उसका एक बड़ा कारण है शरीर में एसिड बढ़ना। एसिड ही मांसपेशियों को लूज करता है। जब मांसपेशियां लूज होंगी तब हर्निया हो जाएगा। तो मांसपेशियां लूज ना हो, एसिड ना बढ़े, तो एसिड बढ़ने वाले कामों को रोकने पर हर्निया से बचाव हो सकता है। तब क्या रखें सावधानी? तब सावधानी रखने की आवश्यकता है। बढ़ती उम्र में मांसपेशियों को, मतलब मसल्स को टाइट रखने के लिए रेगुलर प्राणायाम और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए अगर आपको हर्निया से बचना है। समय पर भोजन करें, कॉन्स्टिपेशन ना रहे। सर्जरी अगर करा रहे हैं तो सर्जरी कराने के बाद एक निश्चित समय तक सावधानी रखें, पूरा हील होने दें, फिर मसल्स को मजबूत करें। माता बहनें जो प्रेगनेंसी वाली हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो डिलीवरी के बाद एक निश्चित समय तक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें। अगर मूवमेंट करनी भी है तो पूरी कुछ सपोर्ट देकर रखें। और बच्चा कभी उसको एक हाथ से न उठाएं, कभी भी उसकी मूवमेंट को गलत ना दें, सहज उसको दें। झटके वाली चीजों को छोड़ें, झटके से करने से भी हर्निया हो जाता है। ये बहुत महत्व की बात है। तो कॉन्स्टिपेशन रोक दिया, एसिड के लिए नॉर्मल करने के लिए भोजन समय पर करें, थोड़ा थोड़ा करें, एसिड नॉर्मल हो जाएगा। तनाव से बचें, बहुत मुश्किल है तनाव से बचना कहना बड़ा सरल है, लेकिन तो भी योग प्राणायाम आसन आपको तनाव से बचाते हैं। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी आपको तनाव से बचाता है। तो आइए आप जानते हैं एसिड कम करके हर्निया को ठीक करने वाला यूनिक न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिल्लों की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहां हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहां रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहां से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लिखने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा।
ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर, और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही सातवीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर आठवीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ, हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6, तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N1
कैसे देते देखिए। पिलो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिलो दोनों डाउन के बीच में और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। एल के बल को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे रहेगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली में नहीं आएगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे। दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे। जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर यहां हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना, 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया, फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए। रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना। राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट। राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से, नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2। पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा। 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है AD1। AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है। और किस जगह करना है, तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है। पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर
बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हमने 6 ADR दिया है लेकिन वो 2 = 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना, हमने AD1 6 बार देना है तो कैसे देना होगा। देखिए पहले पॉइंट पर 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6 और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6। ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है तो कैसे देना होगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2। इस तरह से 3 जगहों पर 2 = 1। ये था AD1। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए। अभी हमारा वजन नहीं डाला, यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूं 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। पॉइंट OV3, हाथों की पोजीशन। ये जो पहले हमारे तकिए हैं, दोनों पिलो हमने
इस तरह से लगाए। ध्यान रखना, बाल हाथों की सहायता से नीचे कर देने चाहिए। दोनों हाथ OB1 और OB2 की तरह से रखना। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर स्पर्श करेंगे। यहां से ये 90 डिग्री पर आएगा। ध्यान रखना, ये दोनों हाथ आपस में टच करने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए। हमारे पॉइंट देने का प्रेशर और खड़े होने का तरीका, बालों को ध्यान में रखते हुए अपने पैर को अंदर जमाना, बाल दबाव में न आए। एक दूसरा पैर हमारा यही आएगा और इस तरह से खड़े होंगे।